Hello everyone. So as we have started a revision series for modern history, so this is going to be the part third of that series. Okay, I know थोड़ा video late हो रहा है because I'm also having exam this month, so time नहीं मिल पा रहा है. And we are going to revise or we are revising from my notes. These are my notes. ठीक है, मेरे वैसे तो ये हैंड रिटन नोट्स थे बट वो राइटिंग फिजिबल नहीं थी, इसीलिए मैंने इस फॉर्मेट में डाल दिया इसको ताकि आपके लिए फिजिबल हो जाए पढ़ना. ठीक है. एंड ये जो रेफरेंस है मेरे जो नोट्स का ये है स्पेक्ट्रम से है. ठीक है, जो ऑलरेडी स्पेक्ट्रम पढ़ चुका है उसको पता नहीं है कि क्या पढ़ना है या एग्जाम रेलिवेंट चीज़ क्या है, तो वो सब आपको इसमें मिल जाएगा. और इसमें मैं आपको कहानी वगैरह उतना नहीं बताने वाली हूँ, बट जो भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोई भी यूपीएससी एग्जामिनेशन चाहे सीएससी है, सीएपीएफ है, सीडीएस है. ठीक है, यही सेम नोट्स मैं सीडीएस के लिए भी रेफर करती हूँ और सीएससी के लिए भी रेफर करती हूँ. कोई भी एग्जाम में देती हूँ सबके लिए मैं ये नोट्स रेफर करती हूँ. ठीक है, सो you'll गेट एवरीथिंग हेयर. ठीक है, चलिए. एंड you'll गेट द पीडीएफ ऑफ दिस नोट ऑन माई टेलीग्राम चैनल. ठीक है, चलिए. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. पीछे हमने कर दिया था, इन आवर फर्स्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, और हम इसको एक क्रोनोलॉजी में कर रहे हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए. ओके, याद करने में चीज़ें. चलिए अब चलते हैं पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों हुआ, क्या था, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्यों हुई. सबसे पहले 1928 में हमने देखा कि नेहरू रिपोर्ट आई थी. ठीक है, अप्रूव करनी थी. अब 28 जो कैलकाटा सेशन था उसमें नेहरू रिपोर्ट तो अप्रूव हो गई, बट जो यंगर सेक्शन था जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, सत्यमूर्ति जी थे, वो डिससेटिस्फाई थे. क्यों डिससेटिस्फाई थे? क्योंकि जो नेहरू जी की रिपोर्ट थी, मतलब ये मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट थी. रुकिए मैं आपको बता देती हूँ. ये देखिए नेहरू रिपोर्ट थी 1928 में. अब नेहरू रिपोर्ट में डिमांड्स क्या क्या थी? नेहरू रिपोर्ट में ये चीज़ बोला गया था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए. ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए एंड ऑल दैट. बट अब प्रॉब्लम क्या था कि यंगर जो सेक्शन जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी थे बोल रहे कि हमें अभी डोमिनियन स्टेटस चाहिए नहीं, अभी हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए. ठीक है, तो 1929 में क्या हुआ, बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई. जैसे कि आपके कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया फॉरेन क्लॉथ बाइकआउट कमेटी विच वॉज इनिशिएटेड बाय गांधी जी इन कैलकाटा. फिर आती है आपकी मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस. अब मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में हो गया, क्या हो गया कि गवर्नमेंट जो थी वो थोड़ी डर गई थी. कम्युनिस्ट पार्टी बन रही थी, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बना था इंडिया में, तो उनसे वो डर गई थी. इसीलिए उसने क्या किया, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस लगा दिया, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, 31 लेबर यूनियन लीडर्स को क्या कर दिया, अरेस्ट कर लिया एंड चार्ज कर लिया कि वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं इन एस्टैब्लिशिंग द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इन इंडिया. ठीक है, उसके बाद 1929 में एक और इवेंट होता है, दैट इज बॉम्ब इन लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है. ओके, चलिए अब आता है इरविन डिक्लेरेशन. अब इतना ज़्यादा क्या हो रहा था, हैपहज़ार्ड कंडीशन आ गई थी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी. तो उस टाइम का जो वाइसरॉय इरविन था उसने ये चीज़ बोला, ठीक है, उस माहौल को शांत करने के लिए उसने एक चीज़ बोला, चलिए ठीक है, एक काम करते हैं कि हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे आपको इन फ्यूचर. एंड इवन प्रॉमिस कर रहे थे इन सब के बारे में बात करने के लिए हम क्या करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी कराएंगे. ये इरविन डिक्लेरेशन था 1929. अब उसी में क्या हुआ कि जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने भी एक मैनिफेस्टो निकाला. उन्होंने बोला ठीक है, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेंगे, बट एक शर्त पे करेंगे. मतलब कुछ शर्तें बोली. पहली बात, आपको डोमिनियन स्टेटस इमीडिएटली देना पड़ेगा, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पे इस बारे में बात नहीं होगी कि हमें डोमिनियन स्टेटस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट इस बारे में बात होगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनेगी. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कि कब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं एंड ऑल दैट, बट डोमिनियन स्टेटस हमें मिलना ही है. मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस में किसको मिलनी चाहिए, कांग्रेस को मिलनी चाहिए, और एक जनरल एमनेस्टी होनी चाहिए फॉर जो भी प्रिजनर डाले हुए हैं उनके लिए. अब क्या होता है, लाहौर सेशन होता है 1929 में. वहां पे जवाहरलाल नेहरू जी, जैसे 1928 में वो अगेंस्ट थे नेहरू रिपोर्ट के, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें क्या करना है, प्रेसिडेंट थे ये मतलब जहाँ पे उन्होंने बोला पूर्ण स्वराज चाहिए हमें अभी. ठीक है, इन्होंने बोला हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन ही नहीं करनी है, हमें नहीं करनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन. एंड CWC ने लॉन्च कर दिया सिविल डिसोबीडियंस. बोले हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, तो उसमें हम टैक्स वगैरह पे नहीं करेंगे. ठीक है, जितने भी मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने भी रिजाइन कर दिया. और 1930 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे फिक्स कर दिया. अब क्या हुआ, अब 1930 में इंडिपेंडेंस प्लेज होती है.
अब उन्होंने बोला एक काम करते हैं, बिफोर लॉन्चिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम एक अल्टीमेटम दे देते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स को, कि आप एक काम करिए, हमारी 11 डिमांड्स मान लीजिए, अगर मान लेते तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करा देंगे। अब देखिए क्या हुआ, कौन कौन सी डिमांड्स थी ये देखिए। उन्होंने बोला जो भी आर्मी और सिविल पे आप जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसको 50% से रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। दूसरा, टोटल प्रोहिबिशन, मतलब जो भी अल्कोहल का कंजप्शन है उस पर कंप्लीट बैन लगा दिया जाए। नेक्स्ट इज रिफॉर्म लाया जाए सीआईडी में, आर्म्स एक्ट में चेंज लाया जाए, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाए, पोस्टल रिजर्वेशन जो बिल है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एंड एक और चीज थी दैट रिड्यूस करिए रुपी स्टर्लाइन एक्सचेंज रेशो। मतलब क्या था कि हमारे जो रुपी की वैल्यू है ना, उसको, उसकी जो वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू पाउंड उसको रिड्यूस करो, ठीक है, जो एक्सचेंज रेट है उसको रिड्यूस करो। इस क्यों था ये, ताकि जो ब्रिटिश गुड्स है वो एक्सपेंसिव हो थोड़ा इंडिया में, क्योंकि वो इतना सस्ते में आ रहा था ब्रिटिश इंडिया का, ब्रिटिशर्स का गुड्स इन इंडिया, कि जो फैक्ट्रीज थी, जो इंडिजिनियस फैक्ट्रीज थी, उनको लॉस हो रहा था। नेक्स्ट इज टेक्सटाइल प्रोटेक्शन इंट्रोड्यूस किया जाए, रिजर्व कोस्टल, जो भी कोस्टल शिपिंग है वो किसके लिए रिजर्व कर दी जाए, इंडियंस के, इंडियंस के लिए। देन रिड्यूस लैंड रेवेन्यू बाय 50%, 50% से लैंड रेवेन्यू, एंड एबॉलिश कर दीजिए सोल टैक्स। नहीं मानी उन्होंने बात, हमने, उन्होंने नहीं माना इस पे, तो इसने बोला चलो ठीक है अभी हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे। तो ये लॉन्च हुआ था दांडी मार्च, ठीक है, साबरमती आश्रम से। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इनका, अहमदाबाद, राइट। अब क्या हुआ, 12 मार्च को स्टार्ट किया टू 6 अप्रैल, 2 मार्च को गांधी जी ने फिर भी इन्फॉर्म कर दिया इरविन को कि हम लॉन्च करने वाले हैं। चलिए अब वो 2,250 माइल्स चले। अब वो क्या हुआ, वहाँ पे जब पहुँचे तो गांधी जी ने क्या किया, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। वहाँ पे उन्होंने सॉल्ट बनाया भी, ठीक है। तो अब उससे क्या हो गया, सॉल्ट जो लॉ था वो तो वॉयलेट हो गया। इसके चलते क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और यहाँ यहाँ डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। अब क्या हुआ, अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी उसने सैंक्शन किया कि चलिए हम क्या करेंगे, रेवेन्यू ही पे नहीं करेंगे, चौकीदारी टैक्स जो देते थे वो, उन्होंने बोला नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन चलाएंगे। और जहाँ जहाँ पे सॉल्ट नहीं बनता, जैसे कि सॉल्ट तो कोस्टल एरियाज में ही बनेगा, बट जहाँ जहाँ नहीं बनता है वहाँ वहाँ आप क्या करिए, जो फॉरेस्ट लॉज हैं वहाँ के उनको वॉयलेट करिए, ठीक है। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ सत्याग्रह हुआ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे तमिलनाडु में थे, किन्होंने लीड किया, सी राजगोपालचारी ने। कहाँ से किया, तिरुचिरापल्ली टू टैंजोर। नेक्स्ट मालाबार में कौन थे, के कलप्पन जी थे। कृष्ण पिल्लाई जी कहाँ से थे, के फॉर कृष्ण, के फॉर केरला से थे। आंध्र रीजन में मिलिट्री स्टाइल के कैंप्स लगाए गए थे, और मिलिट्री स्टाइल के कैंप मतलब जो मिलिट्री कैंप्स थे उनको क्या बोलते थे, सीबी राम्स बोलते थे। ओडिशा में ये थे। असम में क्या हुआ, आसामीज एंड बंगालीज में भी कॉन्फ्लिक्ट था, कनिंगम सर्कुलर आया, चंद्रप्रभा सैकनी, उन्होंने भी क्या किया, फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक किया, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो कि बंगाल में कौन थे, बिहार में कौन थे, ओके, संथल्स। देन अब इसके अंडर क्या हो गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते गांधी जी का नाम ना बहुत इलीगल चीज़ों में भी यूज़ कर करके वो काम कर रहे थे, जैसे ये देखिए लीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर। नेक्स्ट पेशावर में कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन थे, खान अब्दुल गफर खान, जिनको बादशाह खान भी बोलते थे और फ्रंटियर गांधी भी बोलते थे, ठीक है। उन्होंने एक अपना मंथली भी निकाला था, दैट वाज पुख्तून। एंड उनका एक ब्रिगेड था, वॉलंटियर ब्रिगेड था, खुदाई खिदमतगार, जिनको रेड शर्ट्स भी बोलते थे, ठीक है। शोलापुर आप देख सकते हो। धरासना में हुआ, धरासना में किन्होंने लीड किया, सरोजिनी नायडू, इंपॉर्टेंट है। गुजरात में भी नो टैक्स मूवमेंट चला, महाराष्ट्र, ये देख लीजिए आप, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मणिपुर में मणिपुर और नागालैंड में कौन थी, रानी गईदिनीलू। चलिए अब क्या होता है, 1930 में फिर से इरविन बोलता है चलो ठीक है हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, ओके। और उन्होंने जो तेज बहादुर सप्रू जी थे और एम.आर. जयकर थे, उन्होंने बोला कि काम करते हैं, पीस बनाते हैं कांग्रेस और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। अब क्या होता है कि मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो गांधी जी से जेल में मिलने गए। तो गांधी जी ने बोला ठीक है हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे, बट कुछ शर्तें हैं। पहले तो ब्रिटेन को बोलो कि आप हमें अलग करो अपने आप से, राइट ऑफ सेसेशन हो,
कंप्लीट नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, डिफेंस फाइनेंस सब हमारा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बननी चाहिए ताकि जो भी ब्रिटेन के फाइनेंशियल क्लेम्स हैं उनको सेटल किया जाए, ठीक है। बट डिमांड्स वर नॉट एक्सेप्टेड। अब नहीं था तो फर्स्ट राउंड टेबल जब कॉन्फ्रेंस हुई कोई आउटकम ही नहीं निकला बिकॉज कांग्रेस ही नहीं थी। अब उनको लगा कि यार कांग्रेस तो चाहिए हमें, ठीक है। तो इसी चलते उसने क्या कर दिया, गांधी जी को रिलीज कर दिया, गांधी जी को जेल से निकाला और गांधी इरविन पैक्ट साइन कराया जिसको बोलते हैं दिल्ली पैक्ट, ठीक है। ये जो पैक्ट था इसी के अंडर क्या हुआ, जो एक कांग्रेस और गवर्नमेंट थी वो एक इक्वल फुटिंग पे आ गई थी अभी, ठीक है। अभी इनका सेम पेज पे नेगोशिएशन होना स्टार्ट हो गया था। गांधी इरविन पैक्ट में डिमांड्स क्या क्या थी, गांधी जी ने बोला आपको पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करना पड़ेगा, उनको जो वायलेंस के चार्ज में जेल में नहीं है, ठीक है। देन इज राइट टू मेक सॉल्ट, कोस्टल विलेजेस में आप राइट दीजिए कि वो सॉल्ट बना सकते हैं पर्सनल कंजप्शन के लिए, ना कि सेल के लिए। जितने भी फाइन्स हैं जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुए हैं उनको रिमिट कर दीजिए, जो भी आपने प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लिया, हथियार ली है और जो थर्ड पार्टी को आपने सोल्ड नहीं किया वो वापस दे दिया जाए। और हम क्या कर सकते हैं, पीसफुल और नॉन अग्रेसिव पिकेटिंग कर सकते हैं, उसकी राइट दे दीजिए। जो भी आपने इमरजेंसी में ऑर्डिनेंसेस लगाए हैं उनको विदड्रॉ कर लीजिए। एंड ऑल्सो कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे उनके साथ लीनियंट ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब क्या हुआ, अब इरविन ने भी बोला चलो ठीक है हम मानेंगे बट आपको क्या करना पड़ेगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस लेना पड़ेगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स कोऑपरेशन नॉट कॉर्पोरेशन। ओके, सो कौन कौन सी डिमांड्स थी जो अनएक्सेप्टेड हुई, कुछ कुछ डिमांड्स उन्होंने कुछ कुछ हद तक ही पूरी की थी। पूरा का पूरा टैक्स जो था, मतलब जो सॉल्ट टैक्स था वो कम्प्लीटली अबॉलिश नहीं किया, पूरी तरह से प्रॉपर्टी उन्होंने वापस नहीं करी, फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन नहीं किया इंटरनेशनल कांग्रेस का, इमीडिएट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं लाए, कोई पब्लिक इंक्वायरी नहीं की उन्होंने, पुलिस ने जो भी रिप्रेशन किया उस पर कोई इंक्वायरी नहीं बैठी, कम्यूटिंग द डिस्टेंस। और एक और चीज़ उन्होंने ये भी चीज़ बोला था कि जो भगत सिंह का जो डेथ सेंटेंस आपने दिया है उसको आप क्या कर दो, कम्यूट कर दो, उसको लाइफ प्रिजनमेंट में कर दो, ठीक है। बट वो भी नहीं माना गया। चलिए फिर होता है कराची सेशन। अब कराची सेशन में क्या हुआ था 1931 में, वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको प्रिजाइड किया। उसमें ये किया गया कि ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स किया गया था। उन्होंने बोला कि हमारा गोल क्या है, पूर्ण स्वराज है। 2 रेजोल्यूशंस भी अडॉप्ट किए गए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वो 2 रेजोल्यूशंस क्या थे, वो 2 रेजोल्यूशंस थे कि फंडामेंटल राइट्स पे और नेशनल इकोनॉमी प्रोग्राम, कि हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए। उस फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या हो गया, आप पढ़ लेना खुद से, ठीक है। फ्री स्पीच है, एसोसिएशन बनाना, असेंबल हो सकते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड ऑल दैट। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम में क्या है कि रेंट रेवेन्यू कम होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, जो भी कर्जे में है उनको रिलीफ मिलना चाहिए, सब ठीक है। अब ये फर्स्ट टाइम था जब कराची सेशन 1931 में जो ट्रू मीनिंग ऑफ स्वराज था वो उनको समझ में आया, क्योंकि पहले स्वराज का मतलब हर एक इंसान के लिए अलग था, ठीक है। पीजेंट्स के लिए अलग था, ट्राइबल्स के लिए अलग था, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू 1932। अब होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो लिबरल पार्टी के शास्त्री जी थे उन्होंने अपील किया गांधी जी से कि आप एटलीस्ट बात तो करिए इरविन से, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है। जब बात हुई तब जाके गांधी इरविन पैक्ट हुआ जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट हुआ। अब गांधी इरविन पैक्ट जब हो गया, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, फिर उसके बाद आपका कराची सेशन हुआ। कराची सेशन के बाद आपकी क्या होती है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, तो भी कोई कंक्लूजन नहीं आता है, ठीक है। बातें नहीं मानी गई तो फिर गांधी जी वापस आ गए, ठीक है। अब उस टाइम पे क्या चीज़ हो गई ना, जो वाइसरॉय था वही चेंज हो गया, इरविन की जगह आ गया लॉर्ड विलिंगडन। और लॉर्ड विलिंगडन बिल्कुल भी विलिंग नहीं था गांधी जी से बात करने के लिए, उसने फिर उठा के क्या कर दिया, गांधी जी को जेल में डाल दिया। अब क्या होता है, यही जो 1932 में जो थर्ड आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई एंड देन उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई आपकी। तो अब क्या हुआ, कम्युनल अवार्ड्स लाए गए। कम्युनल अवार्ड्स क्यों लाए गए थे, कम्युनल अवार्ड्स में एक लोथियान कमेटी थी वो सेटअप करी गई थी। अब जो लोथियान कमेटी थी वो किस लिए बनाई गई थी, फ्रेंचाइज कमेटी थी, मतलब कि किन लोगों को राइट है वोट देने का, ठीक है। तो उसने ये चीज़ बोला कि हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं
एक्सेप्ट कर सकते। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इलिटरेट हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं को दे सकते हैं राइट जो लिटरेट है, पढ़े लिखे। इसलिए उन्होंने क्वालिफाइड वर्जन को एडवाइस किया। देन उन्होंने एक और चीज़ बोला कि जो पिछड़ा वर्ग है या फिर जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनका थोड़ा अपलिफ्टमेंट होना जरूरी है, उनको रिजर्वेशन दिया जाए, उनका सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। ये लोथियन कमेटी की रिकमेंडेशन थी जो कि कम्युनल अवार्ड में या फिर रामसे मैकडोनल अवार्ड में पूरी भी की गई। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिए डिप्रेस क्लासेस को। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में उन्होंने जो भी सीट्स थी वो कम्युनल बेसिस पे उन्होंने क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट करी। ठीक है, जो भी मुस्लिम्स के लिए लेजिस्लेचर्स में जो भी सीट्स थी उसको डबल कर दिया गया। ठीक है, जहाँ जहाँ वो माइनॉरिटीज़ में थे उनको भी वहाँ पे वेटेज दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने डिप्रेस क्लासेस की 70 रिजर्व रखी, 3% उन्हें विमेन को भी दिया, डबल वोट दिया डिप्रेस क्लासेस को, मराठास को भी सीट दिया। और उन्होंने ये बोला कि हम मुस्लिम, सिख और इंडियन क्रिश्चियंस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स करेंगे। अब इनका एजेंडा क्या था? इनका मेन एजेंडा ये था कि हम हर एक रिलीजन को बांट दें, कि उनका सेपरेट 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 इलेक्टोरेट्स बना दें। चलिए, बट गांधी जी ने अंबेडकर जी से बात की, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप डिप्रेस क्लासेस को अलग से कर देते हैं तो वैसे ही वो अलग हैं हमसे, वैसे ही उनको दबाया जा रहा है, वो और आइसोलेट हो जाएंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, जॉइंट इलेक्टोरेट्स पे आ जाते हैं। रिजर्व जो सीट्स हैं डिप्रेस क्लासेस के लिए वो बढ़ा देते हैं और जॉइंट इलेक्टोरेट रखते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, सेपरेट इलेक्टोरेट को अबंडन कर दिया डिप्रेस क्लासेस के लिए एंड जॉइंट इलेक्टोरेट्स ला दिया। ठीक है, रिजर्व जो सीट्स रिजर्व थी 71 से 147 कर दी और 18% से सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी बढ़ा दी। अब ये आप खुद देख लेना कि किस किसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया और किस किसने नहीं किया, इसमें मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली हूँ, देख लेना। अब आता है बहुत बड़ा, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, एक जो सारे एक्ट्स थे आपके, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट से लेके जितने भी आपके काउंसिल एक्ट से टिल इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो मैंने एक अलग से एक पेज बनाया, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी पहले हम ये देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हुआ क्या। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन प्रपोज की गई बट आई नहीं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया फेडरेशन बोला गया बट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उन्होंने बोला दैट फेडरल लेवल पे क्या होगा, जो एग्जीक्यूटिव मतलब जो गवर्नर है वो पाइवोट होगा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सबसे बड़ा हेड गवर्नर जनरल ही रहेगा। लेजिस्लेचर का अभी भी 80% जो बजट था वो अभी भी नॉन वोटेबल था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। गवर्नर जनरल के पास रेजिडुअरी पावर्स है। देखिए, इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, जैसे इसमें रेजिडुअरी पावर इसके पास थी, अभी रेजिडुअरी पावर सेंटर के पास है। इसमें उन्होंने बोला प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे, मतलब जो प्रोविंसेस है वो अपने डिसीजंस खुद लेंगे। ठीक है, और इन्होंने डायरकी को रिप्लेस कर दिया। डायरकी मीन्स अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है, फिर उन्होंने बोला दैट लेजिस्लेचर में क्या होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे, जो कि कम्युनल अवार्ड में बताया गया था। फ्रेंचाइज को एक्सटेंड कर दिया विमेन को भी, बट अभी भी जो 40% बजट था प्रोविंसेस में भी 40% जो बजट था अभी भी नॉन वोटेबल था। फिर 1935 में आपकी इलेक्शन सेंटर में होती है, 37 आपकी प्रोविंसेस में होती है। ठीक है, अब क्या होता है, कांग्रेस रूल करती है। जब इसी बीच जो कांग्रेस का रूल चलता है 28 महीने तक, इस टाइम पे क्या हो गया था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी 1939 में। ठीक है, इसीलिए 28 मंथ्स का कांग्रेस रूल था। ओके, इलेक्शंस हुआ, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से पहले ये रिज़ाइन कर गए। ठीक है, चलिए, अब जो कांग्रेस का रूल था प्रोविंसेस में कैसा रहा, उन्होंने सिविल लिबर्टीज़ पे क्या काम किया, उन्होंने जो भी इमरजेंसी पावर देने वाले लॉज थे उनको रिपील कराया। जो भी इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस थी उन पे बैन लगा, जैसे हिंदुस्तान सेवा, यूथ लीग वगैरह। फिर इन्होंने जो प्रेस पे रिस्ट्रिक्शंस थी उनको भी लिफ्ट करा दिया। जो न्यूज़पेपर ब्लैक लिस्ट में थे उनको भी बाहर निकलवाया। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लेना उन्होंने क्या क्या किया। राइट, वैसे ही उन्होंने सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स भी लाए। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं आउटब्रेक हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, इसकी वजह से 1939 में कांग्रेस मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ा। अब इससे पहले देखते हैं, हमारे पास थी पीरपुर कमेटी। पीरपुर कमेटी किस लिए थी? पीरपुर कमेटी बनाई गई थी ताकि वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट दिया उसने एट्रॉसिटीज सपोजिटली कमिटेड बाय कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने कौन कौन सी एट्रॉसिटीज की थी उसके लिए पीरपुर कमेटी बनाई गई थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इज हरिपुरा सेशन।
दिस इज हरिपुरा सेशन। हरिपुरा सेशन जो हुआ था वो 38 में हुआ था, जिसके ये हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन, ठीक है, 38 39 दोनों के जो प्रेसिडेंट थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। ये जो सेशन हुआ था इसमें क्या अडॉप्ट किया था कि ऐसा बोला गया कि जो कांग्रेस है वो मोरल सपोर्ट देगी उनको जो कि गवर्नेंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं प्रिंसली स्टेट्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के चलते क्या बनी, सुभाष चंद्र बोस जी ने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हुआ त्रिपुरी सेशन। अब 1940 में क्या होता है, रामगढ़ सेशन होता है। इसमें प्रेसिडेंट कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इंपॉर्टेंट है। देन पाकिस्तान रेजोल्यूशन आया। पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 में जो आया था, मतलब क्या था उसका, क्यों आया था, मुस्लिम लीग ने ये चीज बोला था कि जहां पे भी मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं उनका एक एरिया बना दिया जाए जहाँ पे भी वो मेजॉरिटी में है, मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए जिसमें उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होना चाहिए, ऑटोनॉमस होना चाहिए, सोवरेन होना चाहिए, और जहाँ जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में हैं उनको वहाँ पे सेफगार्ड्स मिलने चाहिए। ये लाहौर सेशन, लाहौर में पाकिस्तान रेजोल्यूशन था। अब उसी के बाद लिलिंदगो जो था उसने अगस्त ऑफर किया। क्यों आ रहा था ये, क्यों इतने ऑफर दे रहे थे, इसीलिए दे रहे थे बिकॉज दे वांट सपोर्ट ऑफ इंडियंस, ठीक है, इन वर्ल्ड वॉर 2। इसीलिए लिलिंदगो ने बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बढ़ाएंगे जिसमें मेजॉरिटी इंडियंस होंगे, कोई फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो भी हम फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेंगे वो माइनॉरिटीज के कंसेंट के बिना नहीं होगा। और उसने ये बोला कि हम क्या करेंगे, आफ्टर द वॉर हम एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी सेटअप करेंगे, ठीक है, जो डिसाइड करेगी, जहाँ पे इंडियंस ही डिसाइड करेंगे, अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसेप्शंस को। अब आता है इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्यों कराए गए थे, क्योंकि जितनी भी पीछे जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी मूवमेंट थी, ठीक है। अब लोग भी थक गए थे, बहुत सारे लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, और इतनी बड़ी मूवमेंट को सस्टेन करना ईजी नहीं होता है क्योंकि सब लोग छोड़ छाड़ के बैठे हुए थे, बच्चे स्कूल छोड़ के बैठ जाते थे, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी, तो वो भी सफ़र कर रहे थे। तो इसीलिए गांधी जी ने ये दिखाने के लिए कि हम वीक नहीं हैं, मूवमेंट नहीं कैरी फॉरवर्ड हो पा रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम वीक हैं, तो ये चीज़ दिखाने के लिए उन्होंने बोला कि हम इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो हम नेशनलिस्ट का जो पेशेंस है वो उनकी वीकनेस की वजह से नहीं है, और एक और चीज़ कि लोगों की फीलिंग बताने के लिए कि वो वॉर में इंटरेस्टेड नहीं है, और उनके लिए नाजिज्म और ये जो डबल ऑटोक्रेसी हो रही है, मतलब इंडिया में जो ऑटोक्रेसी हो रही है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़ था कि वो गवर्नमेंट को एक और अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे कि कांग्रेस की डिमांड को पीसफुली वो क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो पहला किसने, विनोबा भावे जी ने पहला ऑफर किया था सत्याग्रह, सेकंड कौन थे, नेहरू जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है क्रिप्स मिशन। अब सब कुछ ही फेल हो रहा था, ठीक है, लिन को ऑफर आया, अगस्त ऑफर आया, वो भी नहीं माने। देन आता है क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन क्यों आता है, वॉर के सपोर्ट के लिए आता है कि हमें वॉर में सपोर्ट करिए। मेन प्रपोजल यही था कि ऑल इंडिया यूनियन विद डोमिनियन से, बार बार वही बोल रहे कि डोमिनियन स्टेटस देंगे, बट अभी इंडियंस को चाहिए नहीं, उनको तो पूरा चाहिए, ठीक है, स्वराज्य चाहिए था। सो इट वुड बी फ्री टू डिसाइड। और उन्होंने एक और चीज़ बोला, ये देखिए इसके जो फीचर्स हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फीचर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उनको बोला कि तुम फ्री हो कि जैसे भी तुम चाहते हो रिलेशनशिप विद कॉमनवेल्थ, या फिर तुम कोई भी यूएन या कोई भी इंटरनेशनल बॉडी में तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो, यू आर फ्री टू पार्टिसिपेट। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी आफ्टर द वॉर। और क्या होगा, जो भी उस असेंबली के जो मेंबर्स होंगे कुछ इलेक्टेड किए जाएंगे प्रोविंशियल असेंबलीज के थ्रू, एंड कुछ नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द प्रिंसेस। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी प्रोविंस है जो ज्वाइन नहीं करना चाहता वो अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ले सकता है। इसी वजह से वो नहीं ज्वाइन कर, मतलब इसी वजह से क्रिप्स मिशन फेल भी हुआ। एक और बोला दैट जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी होगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, ठीक है, एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। और ये तब कब आएगी, जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा और एक नेगोशिएशन होगा कि आपको क्या करना है, सेफ गार्ड करना है रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को भी। दूसरी लास्ट चीज़ उन्होंने ये चीज़ बोला कि जो डिफेंस है इंडिया का वो ब्रिटिशर्स के हाथों में ही रहेगा, ठीक है, और जो पावर ऑफ गवर्नर जनरल है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। इसी वजह से भी क्रिप्स मिशन क्या हो गया, फेल हो गया।
चलिए नेक्स्ट आ जाता है। अब उनको पता था ना तो हमारी डिमांड्स पूरी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए बोला चलो ठीक है अब हम क्विट इंडिया रेजोल्यूशन करेंगे, या तो कुछ करेंगे या तो मरेंगे, ठीक है, डू और डाई सिचुएशन। सो डिमांड क्या था कि अभी हमें ब्रिटिश रूल को एंड करना है। डिक्लेयर किया कमिटमेंट ऑफ इंडिया टू डिफेंड इट सेल्फ अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ, उसने बोला कि अब आपको डिफेंड करना है फेसिज्म इंपीरियलिज्म दोनों से। आपको एक उनने बोला कि हमें प्रोविजनल गवर्नमेंट बनानी है जैसे ही ब्रिटिश विड्रॉ हो जाएगा। सैंक्शन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। There were some general instructions that were given by Gandhi ji during the Quit India movement. Okay, so what Gandhi ji said, he said that government servers should not resign, ठीक है, उनको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, बट दे शुड डिक्लेयर देयर एलिजेंस टू कांग्रेस, अपनी निष्ठा कांग्रेस की तरफ रखें। सोल्जर्स को भी आर्मी छोड़ने की जरूरत नहीं है, बट वो फायर ना करें, ठीक है। स्टूडेंट्स भी अगर कॉन्फिडेंट है तो स्टडीज छोड़ सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद है ये ज़मींदार्स के लिए, प्रिंसेस के लिए, प्रिंसली स्टेट्स के लिए ये था कि जो पीपल उन्हीं लोगों को सपोर्ट करें, उन्हीं रूलर्स को सपोर्ट करें जो कि एंटी गवर्नमेंट है, ठीक है। अब 1942 में क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था, तो इसी वजह से क्या कर दिया ब्रिटिशर्स ने, क्या कर दिया, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, इंडियन कांग्रेस कमेटी या प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी, उनको अनलॉफुल एसोसिएशंस डिक्लेयर कर दिया। अब इसी के चलते क्या हो रही थी, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, जिसमें कौन थे, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा, असफ अली, उषा मेहता जी का एक अंडरग्राउंड रेडियो भी था इन बॉम्बे। देन साथ साथ में पैरेलल गवर्नमेंट्स भी चलना स्टार्ट हो गए, जैसे बलिया में चली चित्तू पांडे जी ने, मतलब अपनी गवर्नमेंट बनाना स्टार्ट कर दिए, उनके अंडर बहुत सारे काम करना स्टार्ट कर दिए। जैसे तमलुक में बनी तो उन्होंने क्या कर दिया, जो साइक्लोन रिलीफ वर्क थे या फिर ग्रांट्स देना स्कूल को, है ना, सप्लाई किया पैडी फ्रॉम रिच टू पुअर, तो ये सब काम उन्होंने खुद करना स्टार्ट कर दिया, अपनी गवर्नमेंट बनाना स्टार्ट कर दी। देन सतारा में भी प्रति सरकार करके बनी, ठीक है, वाई बी चौहान, नाना पाटिल जी के थे, इन्होंने विलेज लाइब्रेरीज वगैरह को इंट्रोड्यूस कराया, ऑर्गेनाइज कराया। नाउ व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ द पार्टिसिपेशन, ठीक है, यूथ ने तो पार्टिसिपेट किया, वेमेन ने भी किया, वर्कर्स ने भी किया, पीजेंट्स ने भी किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी किया, बट जो मुस्लिम्स ने हेल्प किया वैसे जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ के लिए, बट जो मुस्लिम लीग थी उसने अपोज किया मूवमेंट को, क्योंकि उसको लगा अगर ब्रिटिशर्स ही चले जाएंगे तो यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ऑप्रेस किया जाएगा बाय हिंदूज। हिंदू महासभा ने भी बाइकआउट कर दिया और प्रिंसली स्टेट ने भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। अब 1943 में फेमाइन आया। फेमाइन क्यों आया था, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, तो उसको तो फीड करना पड़ेगा। इवन जो बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया से हमें राइस आ रहा था वो भी बंद हो गया था, ठीक है। इवन क्या हो गया था कि जो हमारे पास है राशन वगैरह है उसका भी मिसमैनेजमेंट हो गया था, उसकी वजह से फेमाइन एग्रीवेट हो गया। नेक्स्ट था सी राजागोपालचारी फॉर्मूला। अब 1944 में सी राजागोपालचारी फॉर्मूला क्यों आया, क्योंकि अब कांग्रेस चाहती थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या कर ले कि म्यूचुअल कंसेंसस पे आ जाए, और सी राजागोपालचारी जी ने बोला कि मुस्लिम लीग एंडोर्स करे जो भी कांग्रेस के डिमांड है फॉर इंडिपेंडेंस, एंड लीग कोऑपरेट करे कांग्रेस के साथ, हम ताकि हम क्या बना सके, गवर्नमेंट बना सके सेंटर पे। और जैसे ही वॉर एंड हो जाएगी तो जितनी भी पॉपुलेशन है मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में, वहाँ पे क्या किया जाएगा, प्लेबिसाइड किया जाएगा उनसे पूछने के लिए कि क्या सेपरेट सोवरेन स्टेट बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, राइट। अब अगर एक्सेप्टेंस पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो हम एक जॉइंट अग्रीमेंट बनाएंगे कि हम कैसे डिफेंस कॉमर्स कम्युनिकेशन को क्या करें, सेफ गार्ड कर सकते हैं। अब ये भी फेल हो गया। फिर देसाई लियाकत पैक्ट आता है, देसाई फ्रॉम कांग्रेस एंड लियाकत फ्रॉम मुस्लिम लीग। उन्होंने बोला एक काम करेंगे, अगर जो भी हमारी सेंट्रल लेजिस्लेचर बनेगी उसमें क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन होंगे जो नॉमिनेट किए जाएंगे फ्रॉम कांग्रेस एंड लीग, और 20% जो होंगी वो सीट्स रिजर्व की जाएंगी फॉर माइनॉरिटीज में भी कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ। फिर आते हैं वेवल। अब वेवल 1945 में क्या बोल रहा है, उसने बोला चलो ठीक है, काम करते हैं, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ के जितने भी मेंबर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो इंडियंस होंगे, हिंदू और मुस्लिम को हम क्या देंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। और उन्होंने बोला कि रिकंसिडर काउंसिल वाज टू फंक्शन एज एन इंटरिम गवर्नमेंट, जो भी काउंसिल बनेगी वो एक इंटरिम गवर्नमेंट की तरह काम करेगी, और किसके अकॉर्डिंगली चलेगी, 1935 एक्ट के अंडर चलेगी। एक और चीज़ बोली दैट गवर्नर जनरल के पास अभी भी विटो रहेगी, और जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे अलग अलग पार्टीज के, वो एक जॉइंट लिस्ट दे देंगे वाइस रॉय को कि किस किस को नॉमिनेट करना है टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और अगर आपके पास जॉइंट लिस्ट नहीं है तो आप सेपरेट लिस्ट भी दे सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी और इंडियन नेशनल आर्मी,
ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास किया था, फोर्थ पोजीशन लाई थी, बट उन्होंने 1921 में रिजाइन कर दिया। ही ऑल्सो मेट हिटलर विद द सीडो नेम, फॉल्स नेम के साथ, ऑर्लैंडो मेजोर्टा। देन अगर हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी ने एफर्ट लगाए थे फॉर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए एंड द किसान सभा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब आईएनए हुई कैसे, बनी कैसे, देखिए जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो कहाँ से बनी थी, कैसे बनी कि जो मोहन सिंह जी थे, आर्मी ऑफिसर थे वो, उन्होंने क्या किया, वो जापान गए, उन्होंने जापानीज से ये चीज़ बोला कि जो भी हमारे इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर्स आप हमें दे दीजिए, हम उनको प्रिपेयर करेंगे और आप ही की हेल्प करेंगे, किससे लड़ने के लिए, ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए, ठीक है। तो वहाँ से इंडियन नेशनल आर्मी बनी। अब इंडियन नेशनल आर्मी को प्लेस किया गया, एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनी थी, टोक्यो में ही बनी, जापान में बनी, उसके अंडर इसको प्लेस कर दिया, जिसके चेयरमैन राज बिहारी बोस जी थे। अब राज बिहारी बोस जी ने इसकी जो कमांड थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की मूवमेंट की, वो किसको दे दी, बोस की दे दी, इसलिए जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो भी बोस जी के अंडर आ गई। ये सेकेंड फेज था, ठीक है। और ये इंडियन नेशनल आर्मी क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो भी लड़े, ठीक है, जब जापानीज की हेल्प करी। और जैसे ही जापानीज ने 1945 में जब जापानीज ने सरेंडर कर दिया, तो इंडियन नेशनल आर्मी ने भी सरेंडर कर दिया। और इसके चलते जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने आईएनए पे ट्रायल्स कराए, ठीक है। आईएनए पर ट्रायल्स क्या कराए कि जो भी उनमें थे, इंडियन नेशनल आर्मी में थे, उनके अगेंस्ट चार्जेस लगा दिए गए कि इन्होंने अपनी ही कंट्री के खिलाफ काम किया है ना, इन्होंने अपनी ही कंट्री के खिलाफ काम किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा वायलेंस किया, ये सब चीज़ें। तो दैट वाज अ आईएनए ट्रायल्स, जिसको सपोर्ट मिला बहुत सारे लोगों का, इवन कांग्रेस ऑल्सो सपोर्टेड, ठीक है, कि ट्रायल्स नहीं होने चाहिए, वो सब ने उनको सपोर्ट किया आईएनए को। चलिए 1945 में बॉम्बे कांग्रेस सेशन हुआ था, जिसमें रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया डिक्लेयरिंग कांग्रेस सपोर्ट टू आईएनए कॉज, जो मैंने आपको बता दिया, आईएनए कॉज को सपोर्ट करा। एंड आईएनए जो प्रिजनर्स थे, ठीक है, उनके डिफेंस में कौन कौन थे, वल्लभ भाई देसाई थे, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कटजू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, असफ अली जी थे। आईएनए डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 12 नवंबर 1945। अब इनको देखते हुए नेवल रेटिंग भी होती है, ठीक है। नेवल रेटिंग किसकी होती है, HMIS तलवार की होती है। ये भी स्ट्राइक पे चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि एक तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, फूड अच्छा नहीं था, सुपीरियर ऑफिसर को अब्यूज किया जाता था, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में जो अरेस्ट किए गए थे, देन आईएनए ट्रायल जो हुए, इंडियन ट्रूप्स को इंडोनेशिया में यूज करना, है ना, जो भी इंडियन ट्रूप्स इंडोनेशिया में काम करें उनके विड्रॉ के लिए उन्होंने बोला, तो इस वजह से नेवल रेटिंग भी हुई। अब आती है 45-46 में इलेक्शंस भी कंडक्ट करानी पड़ी। अब इस टाइम पे 45 में क्या कर दिया था, अब जैसे 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा रिप्रेशन हुआ, अरेस्ट हुआ, बहुत सारे लीडर को अरेस्ट कर दिया। बट अभी ऐसा क्या हो रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की बहुत बुरी हालत हो गई थी, यूके का कोई स्टैंड ही नहीं था। अब जो मेजर पावर्स इमर्ज होके आई थी वो थी यूएस एंड रशिया, यूएसएसआर आप बोल सकते हो। और ये दोनों पावर्स किसके सपोर्ट में थी, इंडिया के फ्री होने के सपोर्ट में थी। इसीलिए अभी उनको लगा कि चलो ठीक है, ब्रिटिशर्स को लगा एक तो हमें अभी निकलना भी चाहिए, दूसरा उन्होंने बोला वैसे भी 34-37 से इलेक्शंस नहीं हुआ, तो इलेक्शंस भी कंडक्ट कराई गई। तो कांग्रेस का क्या प्रोग्रेस था, मुस्लिम लीग का क्या था, कांग्रेस को 91% ऑफ नॉन मुस्लिम वोट्स आता है, 57 सीट्स उनको जाती है। प्रोविंशियल में अगर प्रोविंसेस में देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविंसेस में उनको मेजॉरिटी मिलती है, जैसे बंगाल, सिंध और पंजाब को छोड़ के। क्यों, क्योंकि बंगाल, सिंध, पंजाब में मुस्लिम मेजॉरिटी था, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस को मेजॉरिटी कहाँ पे मिली, NWFP और असम में मिली। मुस्लिम लीग को भी 86.6% ऑफ मुस्लिम वोट्स आए थे इनको, 30 रिजर्व सीट्स थी इनकी, एंड प्रोविंशियल इनकी जो मेजॉरिटी थी वो बंगाल एंड सिंध में इनकी मेजॉरिटी थी। अब पंजाब में क्या था, पंजाब में इनका कोalition बना था यूनियनिस्ट कांग्रेस अकाली का, उसमें कौन थे, खिजर हयात खान जी थे, ठीक है। अब आता है 46 में कैबिनेट मिशन। उस टाइम पे अब किसकी गवर्नमेंट आती है, एटली की गवर्नमेंट आती है, ठीक है। तब 3 ब्रिटिश मेंबर्स, मतलब एक कमेटी बैठी थी, कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस जो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, स्टैफर्ड क्रिप्स था, और अलेक्जेंडर लॉर्ड ऑफ एडमायरल्टी था, ये तीनों थे। इन्होंने बोला ठीक है, हमें क्या करना है, आपको पावर ट्रांसफर करनी है, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, क्या क्या प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स होंगे फॉर फ्रेमिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिविंग फ्रीडम टू इंडिया, हमें फ्रीडम देना है इंडिया को,
बट दे रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ द फुल फ्लेजेड पाकिस्तान कि फुल फ्लेजेड पाकिस्तान नहीं बनेगा, ये कैबिनेट मिशन में बोला गया था। फिर उन्होंने बोला कि हम ग्रुपिंग करेंगे, जो भी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं अभी उनको 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सेक्शन ए होगा जिसमें क्या होगा, हिंदू मेजोरिटी होगा, सेक्शन बी में जो मुस्लिम मेजोरिटी, और सेक्शन सी में कौन सा होगा, बंगाल एंड असम, ये भी मुस्लिम मेजोरिटी में। 3 टियर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर होगा एट प्रोविंशियल सेक्शन एंड यूनियन लेवल्स पे। अब एटली का स्टेटमेंट भी आता है। एटली क्या कर देता है, अब कोई कंसेंसस नहीं बैठ रहा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, कोई कंसेंसस नहीं हो रहा था, तो एटली ने बोला ठीक है, 47 में उसने ये चीज़ बोला कि हम क्या करेंगे, 1948 30 जून 1948 तुम्हारे पास डेडलाइन है, हमें ट्रांसफ़र करना ही है आपको पावर, ठीक है। आप चाहे अग्री होते हो चाहे नहीं अग्री होते हो, तो हम तो ट्रांसफ़र करना ही है हमें पावर। तो ब्रिटिशर्स क्या कर देंगे, पावर या तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे या कोई एरिया को दे देंगे, जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में होगी उसको दे देंगे, ठीक है। एंड माउंट बेटन वुड रिप्लेस, और उस टाइम पे माउंट बेटन की जगह अब कौन आ जाता है, सॉरी वेवल की जगह कौन आता है, माउंट बेटन आता है। अब जून 3 में माउंट बेटन प्लान भी आता है। वो ये चीज़ बोलता है कि जो पंजाब एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 2 ग्रुप में मीट करेंगे, हिंदू एंड मुस्लिम, टू वोट फॉर पार्टीशन। पार्टीशन के लिए वो वोट करेंगे। अगर सिंपल मेजॉरिटी होती है ग्रुप की पार्टीशन के लिए तो ये पार्टीशन कर दिया जाएगा। और अगर इन केस ऑफ पार्टीशन, और अगर पार्टीशन होता है तो उसके लिए क्या बनेंगी, 2 डोमिनियंस बनेंगी और 2 ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज बनेंगी, ठीक है। जो सिंध है, सिंध पे अब सिंध का डिसीजन सिंध पे छोड़ दिया उसने किसके साथ जाना है, NWFP और सिलहट में क्या किया जाएगा, रेफरेंडम किया जाएगा और उससे उन एरियाज का फेट डिसाइड किया जाएगा। अब आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनता है। अब कोई कंसेंसस नहीं हो रहा था तो फिर क्या करना पड़ा, पार्टीशन करना पड़ा। सो ये पास हुआ जुलाई 1947 में, इम्प्लीमेंट हुआ 15 अगस्त में। इन्होंने बोला कि ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान। हर एक डोमिनियन का अपना गवर्नर जनरल हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी जो उनका लेजिस्लेचर का काम भी करेगा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होगी एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स होंगे, वो टू बी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। ये जो पहले की लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल्स है वो डिसॉल्व हो जाएंगी। और जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया जाता, जो गवर्नमेंट है दोनों डोमिनियंस की वो किसके अकॉर्डिंगली चलेंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। और पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो बने एम ए जिन्ना, और माउंट बेटन जो है वो कंटिन्यू रहा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, अब ये था मेजर जो हमने पोर्शन था वो हमने कर लिया। अब हम कुछ सेक्शंस में देखेंगे, ठीक है, अलग अलग टॉपिक कुछ सेक्शंस में देखेंगे। जैसे एक चीज़ रह गई थी तरफ पीसेंट मूवमेंट्स, जैसे हमने 1857 से पहले की कर ली थी। अब पीसेंट मूवमेंट्स आती हैं, इन दोनों के बीच में कौन कौन सी थी, पहले तो हम ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम डिफरेंट एक्ट्स अलग से पढ़ेंगे, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक सारे पढ़ेंगे। ऑल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मैंने इसमें करा दिया आपको, और जितने भी काउंसिल एक्ट्स है उसका एक सेपरेट 1-2 पेज का जो भी है नोट्स है उसमें से हम कर लेंगे वो, ठीक है। और साथ में हमारा क्या रहता है, पुलिस सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे, जुडिशरी में क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे, है ना, तो वो करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। आज हम क्या कर लेंगे, पीसेंट मूवमेंट्स तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर ली है, ठीक है, वो मैं कल अपलोड कर दूंगी वो भी, ओके। सो पीसेंट मूवमेंट्स कौन कौन सी थी, फर्स्ट वॉज इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 59-60 में। सिर्फ याद रखना किसके द्वारा हुआ था, इंडिगो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। कहाँ पे हुआ था, नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में हुआ। देन पाबना एग्रेरियन लीग हुआ था, किसके अगेंस्ट हुआ था, जमींदार के अगेंस्ट हुआ था। कौन थे इसमें, पीसेंट से यूसुफ साहिब परगना के थे। इन पाबना डिस्ट्रिक्ट फॉर्म एन अग्रेरियन लीग। लीगल रेजिस्टेंस दिया गया था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल रेजिस्टेंस था। और रीजन क्या था, ऑक्यूपेंसी राइट्स पे था और रेंट्स बढ़ा दिए गए थे। इससे एक बंगाल टीनेंसी एक्ट भी पास किया गया था, ओके। कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे, बंकिम चंद्र चटर्जी जी पार्टिसिपेट किए थे। देन RC दत्त जी थे, इंडियन एसोसिएशन अंडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऑल्सो सपोर्टेड। फिर डेक्कन राइट हुए, उन्होंने बोला मतलब रियोतवारी सिस्टम में हैवी टैक्सेशन था उस वजह से हुआ। किसान सभा मूवमेंट आई 1920 में, ये यूपी में बनी सबसे पहले, गौरी शंकर मिश्रा जी ने बनवाई, इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने। किस किस ने सपोर्ट किया, मदन मोहन मालवीय। फिर आती है एका मूवमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हुई नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, हरदोई, सीतापुर, बहरेच में। इसमें क्या था कि रेंट बढ़ा दिए गए थे बाय 50%। ठेकेदार्स कॉर्पोरेशन था, ठीक है, ठेकेदार्स कौन थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे।
प्रैक्टिस ऑफ शेयर रेंट्स डिसाइड टू पे ओनली द रिकॉर्डेड रेंट। उन्होंने बोला ठीक है जितना रिकॉर्डेड रेंट हम इतना ही पे करेंगे, और अगर हमें एविक्ट करा भी जाएगा तो हम छोड़ के नहीं जाएंगे, एंड कोई भी हेल्प नहीं देंगे क्रिमिनल्स को, जो भी पंचायत के डिसीजन होंगे उनको मानेंगे। एंड ग्रास रूट लीडरशिप कौन था? मदारी पासी एंड अदर लो कास्ट लीडर्स। देन मपिला रिवॉल्ट हुआ, ये मालाबार रीजन में हुआ था। किन के खिलाफ था? लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था, एंड दे वो मेजरली हिंदूज थे, ठीक है। देन होता है बरदोली सत्याग्रह। बरदोली सत्याग्रह होता है 1926 में, बी फॉर बरदोली, बी फॉर बॉम्बे एंड वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, ये याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। एंड इसी में क्या हुआ था, जो वुमेन थी उन्होंने टाइटल सरदार दिया था वल्लभ भाई पटेल जी को। कॉज क्या था? 30% इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू। KM मुंशी जी थे, लालजी नारायण जी थे, रिजाइन फ्रॉम बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर आता है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस सभा, ये 1936 में बनती है। कहाँ पे बनती है? लखनऊ में बनती है। कौन थे? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती थे, प्रेसिडेंट थे। NG रंगा जी उनके जनरल सेक्रेटरी थे। अब प्रोविंसेस में भी कुछ एक्टिविटीज हुई होंगी, तो कशक संघ बने थे केरला में, आंध्रा रीजन में इंडियन पीसेंट इंस्टीट्यूट, बिहार में बख्श लैंड का इशू था। नो, बख्श लैंड पूछा गया है। बख्श लैंड वो लैंड होती है जो ओरिजिनली तो टीनेंट्स की होती है, बट लैंडलॉर्ड्स ने उनको क्या कर लिया होता है? टेक ओवर कर ली होती है, ठीक है। और इनका एम क्या था कि हम जो भी लैंड्स है टीनेंट्स की वो रिस्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट इज तीभागा मूवमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1946 में हुई थी, नॉर्दर्न बंगाल में हुई। इसमें क्या था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट था ये। देखिए मेजरली लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट ही होगा। मूवमेंट का डिमांड क्या था कि जो शेयर क्रॉपर्स है, मतलब जो बर्गदार्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको 2/3 ऑफ द प्रोड्यूस मिलेगा, बाकी जो 1/3 है वो आप उनको दे सकते हो लैंडलॉर्ड्स को, ठीक है। एंड फ्लड कमीशन का भी रिकमेंडेशन था तेभागा 2/3 के लिए, ओके। नेक्स्ट इज तेलंगाना मूवमेंट। तेलंगाना मूवमेंट को लीड किन्होंने किया? इन्होंने किया। सो तेभागा एंड तेलंगाना साथ साथ में हुई थी। ये पीसेंट रिवॉल्ट था, ये फिर से वही आ गया, लैंड ओनर्स, लोकल लैंड ओनर्स के अगेंस्ट में था। कहाँ पे? बट ये तेलंगाना हैदराबाद स्टेट थी, तो आपको पता चल गया होगा ना। वर्किंग क्लास मूवमेंट्स भी हुई थी, ठीक है। इसमें बताने वाला कुछ नहीं है, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। बट हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी थी? AITUC 1920 में बनी थी। कौन प्रेसिडेंट थे? लाला लाजपत राय जी थे, दीवान जमनलाल इनके सेक्रेटरी थे। CR दास जी भी बैठे थे 3rd and 4th सेशन ऑफ द AITUC। और जो गया सेशन हुआ था ना 1922 में, ठीक है, उसमें इसका फॉर्मेशन को वेलकम किया गया था। कौन कौन थे जिन्होंने सपोर्ट किया, ये आप देख सकते हो। देन इसके साथ ही जो इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, इसके बाद ट्रेड यूनियन एक्ट बना, ठीक है, कि जो भी यूनियन बनेंगी वो कैसे वर्क करेंगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? ट्रेड यूनियंस को एक लीगल एसोसिएशन का दर्जा दिया। उन्होंने ये भी दिया कि कैसे रजिस्टर करना है, कैसे रेगुलेट करना है ना। इम्यूनिटी भी दी गई सिविल एंड क्रिमिनल फॉर ट्रेड यूनियंस के लिए। अब आता है 1927 में एक बटलर कमेटी भी आई थी। 1927 में जो बटलर, देखिए ये इसमें तो नहीं आता है, ये मूवमेंट्स में तो नहीं आता है, बट इट्स अ फैक्ट, क्रोनोलॉजी में चल रहे थे तो इसलिए मैंने 2 आई थिंक बटलर कमेटी डाली है, बाकी तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड ये सब आप देख लेना। बटलर कमेटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सेटअप करी गई थी टू एग्जामिन द रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन प्रिंसली स्टेट्स और गवर्नमेंट के बीच में। उनका ये रिकमेंडेशन था जो पैरामाउंसी है वो तो सुप्रीम रहेगी, ऑब्लिगेशंस फुलफिल करोगे। एंड उसने ये चीज़ बोला दैट स्टेट शुड नॉट बी हैंडेड ओवर टू एन इंडियन गवर्नमेंट। देखिए क्या था कि प्रिंसली स्टेट्स में भी क्या होता था, जो मेन जो होते थे वो ब्रिटिशर्स ही होते थे जो रूल करते थे, तो उनकी पैरामाउंट से तो चलती रहेगी, ठीक है। वो सिर्फ नाम के राजा थे, ओके। उन्होंने एक और चीज़ बोला कि स्टेट्स क्या करेंगी, इंडियन गवर्नमेंट इन ब्रिटिश विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, कि स्टेट हैंड ओवर नहीं कर सकती टू इंडियन गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया में वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर नहीं कर सकती स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। जो स्टेट में रहने वाले हैं, जो भी उनका कंसेंट है, उनके बिना आप हैंड ओवर नहीं कर सकते, ठीक है। दैट वाज द बटलर कमेटी रिकमेंडेशंस। अब आता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1934 में जयप्रकाश नारायण जी थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, मीनू मिसानी जी थे, ठीक है। इन्होंने एक मेरिट थीसिस भी दी थी। देन आता है ऑल इंडिया हिंदू महासभा बनी थी। तो हिंदू महासभा कब बनी? 1915 में इनका पहला सेशन था। बैठे कौन? प्रिजाइड किसने किया? महाराजा ऑफ कासिम बाजार। देन वी हैव इज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इस्टेब्लिश हुआ 1925 में।
और साथ में होती है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडर कौन कौन थे? आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, नवाब मोहसिन। देखिए आपको कभी कभी पूछता है कि जो जिन्ना है, क्या वो जिन्ना जो थे वो फाउंडर थे मुस्लिम लीग के? जी नहीं, वो फाउंडर नहीं थे, बाद में उन्होंने उसको ज्वाइन किया था। एंड देन आता है पंजाब हिंदू महासभा, दैट वॉज फाउंडेड बाय UN मुखर्जी एंड लालचंद। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लेना। बाकी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल जो डेवलपमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो ओनली वन वीडियो इज लेफ्ट, उसके बाद आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड आई थिंक विद इन 100 पेजेस आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज हो सकता है। आप बस, अगर आपने पहले से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो ये वही स्पेक्ट्रम का पूरा सार है, जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट है, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। आप प्लीज़ इसको रिलीजियसली फॉलो करिए, रिवाइज करिए अच्छे से। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।